नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम। चाइनीज में कोनिचिवा, चाइनीज में नी हाओ, सॉरी चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी। Abariyako Jambo to our viewers from East Africa, the South Africa, and the continent of Africa where people speak Swahili. Absolutely, absolutely, and very shortly we shall soon do an Africa special. Yes. Right here on this show. Pradeep ji, so the turnout pretty bad, yeah, as far as Mumbai is concerned, not too good. I mean, just around 50%, which is, and then Mumbai expects what? The government to do something for it. I mean, how can you not vote? I can't figure that out. I mean, this is like crazy. I mean, this is not done. There were the mixed feelings everywhere. Powai mein, Mumbara mein, Mumbara is probably Thane. Various places we found that the voting was very slow. दो कंप्लेन था कि दो तीन आवर्स ले रहे थे सिंपल प्रोसीजर फॉलो करने में, एंड लॉन्ग क्यूज, सर्पेंटाइन क्यूज, all these things mattered, and by the time it got hot in the afternoon, I think People stopped coming. Yes, people stopped coming. दो उद्धव ठाकरे जी ने सबको रिक्वेस्ट भी किया था कि आप अंदर रहिए, you know, they have to take your vote. Yes. Be in the line. But the weather's also played a very, very nasty role here. Let's be very clear. उद्धव ठाकरे जी ने जिस प्रकार से कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि the entire election commission machinery was working for the BJP, the way things are, and he told. Let's ask गणेश खानकर साहब। इस वक्त गणेश खानकर साहब हमारे साथ हैं। गणेश खानकर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो सर ये मुंबई के लोग वोट करने नहीं आते सर, ये क्या है? मतलब मजा नहीं आया गणेश खानकर साहब। ये मतलब जिसको भी वोट दें, एक ड्यूटी होती है एज नागरिक होने के नाते, आपको वोट तो करना चाहिए। अब ये लोग तो छुट्टी पे चले गए सब लोग। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं इसके बारे में सर? बताएं गणेश खानकर साहब। नहीं, मुझे लगता है कि मुंबई शहर में अच्छा खासा वोटिंग हुआ। मैं उत्तर मुंबई की बात करूं तो 57% वोटिंग यहाँ पर हुआ है, और पूरे मुंबई में सबसे ज़्यादा वोट यह उत्तर मुंबई में पड़े हैं। मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन एक तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की सारी रचनाएं लगाई थी उसके कारण थोड़ी सी नाराज़गी हुई, क्योंकि सवेरे सवेरे जिस संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए उतरे थे उसकी तुलना में जो चुनाव आयोग ने जो तैयारी की थी, इस बार जो परिवर्तन हुआ वो शायद लोगों ने ध्यान में नहीं दिया। कई स्कूलों में पोलिंग स्टेशन पर यह पहले फ्लोर पर वोटिंग यानी बूथ लगाए जाते थे। इस बार सीनियर सिटीजन और वो सारी कठिनाइयाँ देखने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जो पोलिंग होती थी वो कैंसिल करके पूरी तरह से ग्राउंड फ्लोर पर लाई गई। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कई जगह पर ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हुए, भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके कारण ये सारी तकलीफ़ें हुई, और उसमें बहुत धूप कल थी, उसके कारण भी इसका भी इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी उन्होंने अपनी तरीके से की होगी, लेकिन कल जब सारे मतदाता ये वोट डालने के लिए उतरे तो उस समय ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा हमारा अनुभव हुआ है। जी वो तो ठीक है, चलो वो तो एक एस्पेक्ट हो गया ना सर, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि फॉर एग्जांपल जो हम लोगों का जो बूथ है, जो मेरा बूथ है, वहाँ पर 640 के करीब मतदाता हैं, 640, और उसमें से तकरीबन वोट जो पड़े हैं वो 380 पड़े हैं। तो मतलब आई डोंट नो, आई मीन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट कैन ए पर्सन डू? आफ्टर ऑल जैसे आप हैं, गणेश खानकर जी हैं, गणेश खानकर जी पॉलिटिशियन हैं। अब जब चुनाव आता है, गणेश खानकर जी भी ये अपेक्षा रखते हैं कि भाई लोग आएंगे बाहर, अपने मताधिकार का वो पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे, लोग जाकर के वोट करेंगे। अब डेमोक्रेसी गिव्स यू राइट्स, बट डेमोक्रेसी ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजंस एज अस टू गो आउट देयर एंड वोट। और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है गणेश खानकर साहब। भले भले सचिन तेंदुलकर साहब हों, भले अमिताभ बच्चन हो, भले कोई भी हो, हर एक ने बोला है भैया जाकर के वोट करो, वोट करो, वोट करो, वोट करो। इसमें तो कोई कमी नहीं रहेगी जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन अभी चलिए खैर ये तो बात हो गई। आप क्या समझते हैं सर? अब जो वोट पड़ा है महाराष्ट्र में, किस तरफ ऊंट किस तरफ करवट ले रहा है सर? आप बताएं। 45 सीट के 48 में से 48। बस आपके मुंह में घी शक्कर राजीव जी। जी, यानी मुझे घी भी बहुत पसंद है, शक्कर भी बहुत पसंद है सर। हाँ, वैसे आप सिंध से आते हैं तो सर सिंध से नहीं आते हम लोग, बलूचिस्तान से आते हैं, नहीं तो पंजाब से। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल आने का रास्ता वही है आपका। लेकिन आपने जो बात कही तो मैं बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करता हूँ कि 45 से 48 जो भी सीटें आएगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ राजीव जी। कल जो मुझे महसूस हुआ कि चुनाव आयोग की बात हो या धूप हो, लेकिन लोगों को कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ा। अब मैं ये अपेक्षा व्यक्त करता हूँ कि साहब इस देश की सुरक्षा करता हुआ जवान ये कड़ी धूप में, फिर उस ठंड में, वह भी सियाचिन की ऐसी ठंड है कि गलती से आपने गॉगल अपने आप से आँख से निकाल भी लिया तो आपकी आंखें चली जाएगी। इस तरह के वहाँ पे स्टॉर्म्स आते हैं। कड़ी धूप जैसलमेर के बॉर्डर के एरिया में हो या कच्छ के रण में हो, अपना जवान वहाँ पर सीना तान कर खड़ा है, ऊपर कड़ी धूप है। शायद मुंबई में जो टेम्परेचर है उससे 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। अब वो बात सीमा पर खड़ा है और हम वोटिंग के दिन जो अपना अधिकार है, जिस वोट के आधार पर आप सरकार बनाएंगे और ये उम्मीद करोगे कि हमारा देश सुरक्षित रहे, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से रहे और मैं इस देश में जीवन जीते समय काफ़ी सुरक्षित महसूस करूं, हम वोट डालने के लिए घर से जाते समय ये सारी बातों का विचार करते हैं। शायद मुझे लगता है आपने जो बात कही उस बात में मैं अपनी बात जोड़ना चाहता हूँ कि हाँ, मताधिकार का प्रयोग करते समय हमने भी तो अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। फिर कोई धूप का बहाना बना लेता है, कोई लाइन का बहाना बना लेता है। जिस दिन हम घर से निकलेंगे वोट डालने के लिए, चाहे ठीक है तकलीफ हो, लेकिन अपना मताधिकार का प्रयोग तो हम जरूर करेंगे। ये भावना जरूर मन में आनी चाहिए, ऐसी मेरी सर लाइन में क्या हो गया? अगर देश के लिए आप लाइन में नहीं खड़े हो सकते? मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्या क्या मतलब हुआ है लाइन में खड़े होने में? क्या हो गया? मैंने वही कहा, लोग चले गए। यानी कुछ लोगों की प्रतिक्रिया मैंने सुनी, अरे भाई हमारा जवान वहां सीमा पर खड़ा है, धूप में बंदूक लेकर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, वो तो हमने कम से कम सोचना चाहिए साहब। गणेश खानकर साहब, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि हमारे जवान सीमा पे खड़े हैं, हमारे नौसैनिक जो हैं वो समंदर में हैं, हमारे एयर वॉरियर्स जो हैं, ईच टाइम एन एयरफोर्स मैन सिट्स इन द कॉकपिट ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ही डजंट नो वेदर ही इज गोना कम बैक और नॉट, इवन ऑन अ प्रैक्टिस रन। लेकिन वो बात तो सर अलग बात है। अरे सर आईपीएल मैच के लिए आपको क्यू में खड़ा होना ठीक है, उसके लिए आप खड़े हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई रॉक कॉन्सर्ट है, उसके लिए आप खड़े हो जाते हैं 4 घंटे। वोटिंग लाइन के लिए मतलब नहीं खड़े हो सकते सर? ये क्या है? हाउ डू वी चेंज दिस? ये मुझे बताइए। आप जिसके पहले के प्रदीप जी सवाल पूछे, ये मानसिकता हम लोग बदलेंगे कैसे? बताइए सर गणेश खानकर साहब। सर ऐसा है कि मैंने ये कहा कि हर किसी को कोई ना कोई अपेक्षा होती है, लेकिन वो अपेक्षा होना गलत नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति हम कितना सजग है ये उसका उदाहरण। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि राजीव जी, मेरे एक मित्र के बेटे सियाचिन करके आए हैं, वे मेजर थे वहाँ पर, और उससे जो मैंने वहाँ के हालात सुने, और 15 दिन उसको सियाचिन से निकल कर हुए थे, वो यहाँ आने के बाद जिस तरह से उसके चेहरे की हालात थे, मैंने पूछा ये तो 15 दिन के बाद है, तुम जब वहाँ होंगे तब क्या होता है? तब उसने मुझे बात बताई कि स्टॉर्म्स इस तरह के चलते हैं कि आपने गलती से ये गॉगल दिया होता है उनका प्रोटेक्शन, वो निकाल दिया तो आपकी आंखें चली जाएगी। अब सर अगर वहां के दोस्ताने आप निकाल दें गलती से सियाचिन में, बिकॉज द टेम्परेचर इज -21 डिग्रीज, -30, अगर आप ये दोस्ताने ग्लव्स जो उसको बोलते हैं आप निकाल दें, यू विल लूज ऑल योर फिंगर्स, इमीडिएटली फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। व्हेन यू कम बैक आल्सो आपके पैंट फिट नहीं होगा, शर्ट एकदम पैंट नीचे गिर जाता है, बिकॉज वी हैव बीन टच विद द कमांडोज हु आर वर्किंग देयर। बोले एक्युमुलेटाइज होने में इतना टाइम लग जाता है उनको, पैंट नीचे गिर जाता है नॉर्मल साइज के, ये हालत है। Sir, first you have to go through a hyperbaric chamber to acclimatize to high altitude.
सबसे पहले ले में जो एक्लेमेटाइजेशन चेम्बर है वहाँ पर सबको पहले जाना पड़ता है 48-72 घंटे के लिए, उसके बाद जाकर के आप लोग हाई ऑल्टीट्यूड में जा सकते हैं, वरना और वहां भी उनको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है विद इन दी सर वरना आपको हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, विच मीन्स योर लंग्स विल फिल अप विद वाटर एंड यू विल डाई। दैट्स व्हाट हैपेंड। बट हियर उद्धव ठाकरे जी ने बहुत एक्सप्लॉइट किया कल के सिचुएशन को। उन्होंने कहा कि ये क्लियर कट दिख रहा है कि 2-2, 3-3 घंटा जहां भी उद्धव ठाकरे जी जीत रहे या एमवीए जीत रहे वहां पर बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन एक साथ आके प्रोसेस को डिले कर दिया। और ये पूरे मुंबई में जहां भी उद्धव ठाकरे जी को वोट मिल रहे थे वहां पर आपने ये किया, बोले कि आपको ये पूरे इलेक्शन ऑफिशियल्स के फोटो निकालकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मूव करने वाले हैं। डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू बी अलोंग विद द बीजेपी टू यानी क्लियर कट आरोप लगा दिया है खानकर साहब आप पर, उद्धव ठाकरे जी। ऐसा है प्रदीप जी, हम तो बहुत वैसे उद्धव ठाकरे जी की जो गीतमाला जो होती है ना, रोने की गीतमाला, वो रोज हम देखते रहते। कल तो मुझे अजीब लगा जब उनके रोने की गीतमाला उन्होंने वोटिंग के बीच में ही उन्होंने कही। अब प्रदीप जी आप ये सोचिए कि ये जो वोटिंग का परसेंटेज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये ईशान्य मुंबई के बारे में यदि आप सोचेंगे तो घाटकोपर में 51% हुआ, घाटकोपर पश्चिम में हुआ, मुलुंड में हुआ, अब मानखुर्द में उनकी वोटिंग स्लो हुई। अब इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दोषी पकड़ा है। तो मैं ये कहता हूं कि उत्तर मुंबई में जहां पर एनडीए के 5 एमएलए है वहां भी तो वोटिंग स्लो हुई, उसका नतीजा हमें भी तो भुगतना पड़ेगा। यानी ये बार बार जो उद्धव ठाकरे रोने के बहाने ढूंढते हैं, तो कल उन्होंने उस बहाने को ढूंढ लिया। मुझे लगता है कि उनकी आदत है, उनका स्वभाव है। और मैं एक बात ये स्पष्ट कह दूं कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने अपनी हार कल बात करते करते स्वीकार कर ली है। वो सीधे मुंह से नहीं कहेंगे, तो सीधे मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने बात बात में अपनी हार कल स्वीकार कर ली है। खानकर साहब, दूसरे उद्धव ठाकरे जी ने आपका बीजेपी और आरएसएस के संबंध के बारे में बात किया। उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि बीजेपी विल बैन द आरएसएस। बीजेपी ये काम कर रहा है कि आरएसएस को बीजेपी बैन करने वाले हैं। ये नड्डा जी जो स्टेटमेंट कल परसों दिए थे उसी स्टेटमेंट का है कि बीजेपी आजकल बहुत सक्षम हो गया, पहले थोड़ा अक्षम था, अभी सक्षम हो गया है। आरएसएस अपना आइडियोलॉजी अपने आप तय कर लेता है और आगे अपना प्लानिंग कर लेता है। बीजेपी भी अब दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी हुआ है, वो भी अब सक्षम हो गया, अपना काम खुद कर लेते हैं, अब आरएसएस पे डिपेंड नहीं है। तो यह बोलने के बाद एक पूरे वातावरण पूरे देश में फैल गया कि आरएसएस और बीजेपी में बहुत बड़ा दीवार खड़ा हो गया, ये हुआ वो हुआ। और उद्धव ठाकरे जी जैसे लीडर्स उसको एक्सप्लॉइट कर रहे बीजेपी अब आरएसएस को साथ में नहीं लेंगे। हाउ डू यू सी दैट? इज ए दरार कुछ है? कानकर साहब, आप आरएसएस से भी जुड़े हो बहुत करीब से। प्रदीप जी, आपके इस सवाल पे और उद्धव ठाकरे जी की बात पर मुझे हंसी आ रही है। देखिए, किसी को संतुष्टिकरण के लिए किसी के बारे में कुछ बात कहना, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन इस विषय में उद्धव ठाकरे जी की बातों को गंभीरता से आप न लें, ये मेरी आपसे विनंती है। आपको याद होगा जब अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करते समय और जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता के विषय पर जब वे हम बाहर निकले थे, तब अटल जी ने एक बात कही थी, हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी मातृ संस्था से अलग नहीं हो सकते। अब उद्धव ठाकरे जी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो बार बार वो बहाना बना रहे। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह भारत में, इस हिंदुस्तान में व्यक्ति का विकास करती है, समाज के लिए उसे खड़ा करती है। वह व्यक्ति अपना निर्णय खुद करे, समाज को खड़ा करे, यह देश अपने आप खड़ा होगा, यह हमारी मान्यता है। अब नड्डा जी ने जो बात कही होगी, तो ये कल तक तो आरोप सारी मीडिया लगाती है ना कि भारतीय जनता पार्टी को संघ चलाता है, संघ के आदेश पर पार्टी चलती है। देखिए, ऐसा है कि संघ व्यक्ति निर्माण का काम करता है, संघ कोई दल नहीं चलाता, संघ किसी को निर्देश नहीं देता, संघ अपनी तरह से काम करता है।
भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से काम करती है। लेकिन मैंने जो आपसे बात कही, मैं बात को फिर से दोहराता हूं, हम एक ही माँ के बेटे हैं, हर किसी की राह अलग हो सकती है, लेकिन आखिर में हमारी नाड़, जिसे मराठी में हम कहते हैं ना माझी नाड़, ये एक ही जगह पर जुड़ी हुई है। अब किसी को न दिखे तो वो उसका दोष हो सकता है, हमारा जी। नहीं हो सकता। सर आप ये बता दें, छोटी सी बात है, पता नहीं आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करें। आदरणीय सम्मानीय संबित पात्रा साहब पूरी के कैंडिडेट हैं, उनके मुंह से निकल गया कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। ये क्या है सर? अरे क्या हो गया उनको? संबित भाई पात्रा साहब ने कह दिया, अब वो बोल रहे हैं कि मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, 3 दिन के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। सर ये क्या है सर? मतलब अरे कुछ तो जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। नहीं, ये बात प्रामाणिकता से राजीव जी, मैं चुनाव के इस काम में होने के कारण मैंने ये सुना भी नहीं है, आपकी आप जानकारी देख लीजिए सर, देख लीजिए। मैंने आ गया। आज कल क्योंकि बोला आज उन्होंने, कल बोला। नहीं, आज दोपहर के बाद, यानी मैं प्रत्यक्ष काम से जुड़ा हूँ, कल भी जी। रात को 2 उन्होंने बजे माफी तक, मांगी है, माफी मांगी है उन्होंने, ऐसी बात नहीं। नहीं मैंने देखा नहीं है, मैं रात को 2 बजे तक हम लोग एनालिसिस कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज के बारे में, जी। और फिर से आज हम फाइल्स जमा करना, और मैं इसको देख लेता हूँ, आपने जो बात कही है मैं इसको देखता हूँ। नहीं वो कह रहे कि मैं प्रायश्चित करूंगा, 3 दिन के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं उपवास करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मेरे से गलती हो गई, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। बस लेकिन भूलने की जरूरत क्या पड़ गई? अब उससे क्या हुआ, नवीन पटनायक जी बाकी सब जितने भी है वो चढ़ गए ऊपर। ये देखिए साहब, बीजेपी मोदी जी को देखो क्या कर रही है, मतलब जो राम को लाए, राम को क्या मोदी जी लाएंगे, मतलब इस किस्म की बात हो रही है अभी। खैर ये बात तो शायद अलग हुई। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, हमारे क्या नाम है उनका, पुरुषोत्तम पाला, क्या नाम है उनका, उपाला, Yes, the leader from yes. वो अपने राजकोट के जो हैं, उन्होंने जो राजपूत ठाकुर औरतों के बारे में कह दिया, उसको लेकर के पूरा ठाकुर राजपूत समाज जो है उन्होंने पता नहीं कितनी महापंचायत कर ली, और ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देने का। तो क्या ठाकुर राजपूत समाज आपके खिलाफ हो गया सर अभी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान नहीं में? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी देखिए, आपने जो बात सुनी उसके बाद में इस बात का भी स्पष्टीकरण वहां पर हुआ है कि भाई देश हित से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में राजपूत समाज के सारे कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वे खुद होकर सामने आए, और ठीक है, वो बात आपने जो कही उस बात का निराकरण हो चुका है, और बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े, और हमारी अपनी वोट बैंक है, वो हमारी अपनी वोट बैंक है। सर, और वो बीजेपी का झंडा, वो लोग हैं जो तब से बीजेपी का झंडा लेकर के चल रहे हैं, जब से आपकी 2 सीट थी, हमें याद है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि एक कुछ बातों के कारण इतना बड़ा समाज ये पार्टी के खिलाफ नहीं जाता, और ये बिल्कुल राष्ट्रभक्त समाज है, मैं ये कहूंगा ये राष्ट्रभक्त समाज है। एक कुछ बातों के कारण वो राष्ट्रभक्ति से दूर नहीं होगा। राहुल गांधी जी का आज पुराना वीडियो बीजेपी ने हाईलाइट करके दिखा दिया कि मुस्लिम रिजर्वेशंस के लिए राहुल गांधी जी किस प्रकार से अपील कर रहे हैं। और मोदी साहब ने फिर कहा SC ST OBC के रिजर्वेशन और उनके राइट्स में किसी भी हालत में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको जाने नहीं दूंगा जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहजादे खुद बोल रहा है कि मुसलमान को आरक्षण देंगे और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये अपीसमेंट का बार बार आपने हाईलाइट कर दिया गणेश खानकर साहब की द एंटायर मुस्लिम अपीसमेंट तुष्टिकरण जो बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि इट हैज डिस्ट्रॉयड द कंट्री, ये अपने देश को बर्बाद कर दिया, नेशन को बर्बाद कर दिया। हाउ डू यू सी दैट रिएक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? फिर उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि ये रिजर्वेशन ऑन रिलीजन होंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। नहीं, देखिए हमारे संविधान में तो इसका प्रावधान है ही नहीं ना, जबकि ये कांग्रेस बार बार संविधान को लेकर बात करती है। और मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस के पास प्रदीप जी मुद्दे बचे नहीं है, मुद्दों की कमी है। किस बात को लेकर हम चुनाव लड़े, किस बात को लेकर जनता के बीच में जाए, किस बात को लेकर हम जनता से आशीर्वाद चाहते हैं, ये कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही है। बिल्कुल कोई ना कोई विवाद का मुद्दा लाए और उस पर चुनाव चलाए। कभी वो स्थानिक मुद्दे को लाती है, कभी वो पिछली बातों को लेकर वो आती है। देखिए कांग्रेस ये जानबूझकर कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस जानबूझकर ये कर रही है। और मैं आपको यानी मुझे तो कभी कभी इन लोगों की
मानसिकता और इनकी सोच पर मुझे हंसी आती है। अब आप धर्म के आधार पर यदि रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो बार बार ये बात कांग्रेस ये क्यों ला रही है? दूसरी बात, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही आप देखिए ना, हम ट्रिपल तलाक को वापस, यानी ये क्या सोच है उनकी? धारा 370 जो हमने रद्द की है हम उसको फिर से लागू करेंगे, ये सारी बातें कहकर आपकी मदद कर रहे हैं सर, आपकी मदद कर रहे हैं। आप कौन वोट देगा इनको? आप मुझे ये बताइए, अगर कोई भी आर्टिकल, सर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ये मैं 1000 बार बोल चुका हूं, आपके सामने भी बोल चुका हूं, बाकी सब लोगों के सामने भी बोल चुका हूं, जो धारा 370 नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने वापस लिया है, उसके बाद भले उन्होंने, मैं कहता हूं, कुछ भी ना किया हो इस देश में, 2019 की बात है, 2019 से लेकर के 2024 तक अगर मोदी जी ने कुछ भी ना किया हो, फिर भी मेरा वोट मोदी जी को जाता है। सीधी बात है, ही हैज डन द इम्पॉसिबल। सर मिरेकल हुआ है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। आर्टिकल 370 रिपील करना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। व्हाट हैज हैपेंड? जिगर चाहिए सर, शेर का जिगर चाहिए इसके लिए। अब आप बोलें सर। नहीं, मैंने कहा ना ये कितना, ये विषय बिल्कुल छोटा नहीं था। इस विषय को लेकर जिस गंभीरता से इस सरकार ने कदम उठाए, विद इन शॉर्ट पीरियड ये निर्णय लेकर उसको लाया, और आज आप देख सकते हैं, देखिए जो टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं और यहाँ से आने के बाद जो मिलते हैं उनसे बात करता हूँ तो बदला हुआ कश्मीर वे अपनी बातों से बताते हैं किस तरह से आज कश्मीर का जनजीवन ये सामान्य रूप से होने जा रहा है, किस तरह से कश्मीर के लोगों को अब डेवलपमेंट क्या होती है ये उन्होंने महसूस करना प्रारंभ किया है। उस समय कांग्रेस के कुछ लोग यदि इस तरह की बातें करते होंगे तो राजीव जी इससे कोई बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है कि आप उन्हें गंभीरता से कब लेंगे? जब उनसे कोई उम्मीद करते होंगे। वो सत्ता पर आने वाले हैं ये उन्हें खुद भी पता नहीं है, और कोई मीडिया या कोई सामान्य जन कांग्रेस के 50 के ऊपर सांसद आएंगे ऐसा विश्वास के साथ आपको नहीं कह पाएगा। तो गणेश कांकर साहब, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1947 के बाद 2023 में, अभी 2024 के फिगर्स आए नहीं है, 2023 में सबसे ज्यादा पर्यटक इतने सालों में, 74 सालों में कश्मीर में गए, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर फिर बीजेपी वहां पे अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दे रही है? 3 सीटें हैं कश्मीर वैली की, बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं है, ऐसा क्यों सर? थोड़ा समय दीजिए राजीव जी, अगली बार सरकार लेकर आएंगे। अभी तो हमने शुरुआत की है, संगठन को खड़ा करना सर आपको प्रारंभ किया है। सितंबर तक चुनाव करना है, सितंबर तक चुनाव करना है वहां पे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 सितंबर के पहले पहले असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही आपसे कहा कि शायद समय दीजिए हमें। 370 हटने के बाद लोग महसूस कर रहे, और आश्चर्य नहीं होगा किसी दिन हमारी सरकार वहां पर आ जाए। क्या बात है खाकर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट तुष्टीकरण, बार बार बोल रहे मुस्लिम अपीसमेंट तुष्टीकरण की राजनीति है। मोदी जी हाल ही में कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम समाज, ना मैं मुस्लिम समाज के खिलाफ हूं ना इस्लाम के खिलाफ हूं। मेरे सिंसियरिटी अगर आपको टटोलना है तो मुस्लिम बहनों से पूछिए, मुस्लिम बहनों से पूछिए जब जिसका ट्रिपल तलाक हमने अबॉलिश करके उनको न्याय दिलाया, जो आयुष्मान कार्ड मुस्लिम बहनें इस्तेमाल करते, कोई भेदभाव नहीं होता, आवास योजना में घर मिलते, भेदभाव नहीं होता, वैक्सीनेशन में कोई भेदभाव हुआ नहीं। मुस्लिम बहनों से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सिंसियरिटी को आप पूछिए और वो वाउच करेंगे। तो ये क्या, ये दोनों नीति, आप तुष्टीकरण भी बोलते हो, आप फिर भी बोलते हो कि हमने समाज को खिलाफ हमने कभी बात नहीं किया, हम आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट खानकर साहब? ऐसा है कि प्रदीप जी एक बात को आप समझिए, ट्रिपल तलाक के बारे में जो राय भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से कह रही थी, हमने सत्ता में आने के बाद हमने वो कह दिया। अब यदि हम कोई भी, यानी धारा 370 को हटाए तो भी ये इस्लाम के खिलाफ की एक नया नारा प्रारंभ हो जाता है। हम ट्रिपल तलाक के विषय में बात करें तो भी हम इस्लाम के खिलाफ इस तरह का नारा दिया जाता है। इस देश में समान नागरिक कानून, यानी प्रदीप जी समान नागरिक कानून और किसी विशिष्ट धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम समान नागरिक कानून की बात करें तो उसको भी एक इससे जोड़ा जाता है।
यानी ये एक आश्चर्य की बात है कि इस देश में आप किसी ऐसी विशिष्ट व्यक्ति को मिलने वाले विषय को लेकर यदि आप भूमिका लेना प्रारंभ करेंगे तो आप उस समाज के उस धर्म के खिलाफ हो, इस तरह की बातें फैलाना शुरू हो जाता है। बस मोदी जी ने उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है। और क्या कहा है उन्होंने यही कहा है ना कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं और ना मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ट्रिपल तलाक के बारे में आप सोचिए ना साहब, जो मोदी जी ने उस दिन कहा, जो राज ठाकरे जी ने उस दिन कहा, सर वर्बल ट्रिपल तलाक, बार बार ये कह रहे सर ट्रिपल तलाक इज नॉट बीन बैंड। सर ट्रिपल तलाक पे पाबंदी नहीं लगी है, वर्बल ट्रिपल तलाक पे पाबंदी लगी है और उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया जी। मेरा राजीव जी कहना वही है कि कोई महिला ये अपने मतलब पति की राह देख रही है, वो रात को घर आएगा और किसी से ये बोल देगा तलाक 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 और आज से हम पति पत्नी नहीं है। साहब वो महिला की जो स्थिति होगी, आप सोचिए ना, क्या इसके बारे में कुछ भूमिका रखना गलत है? क्या किसी महिला को न्याय देना ये गलत है? या हम 21वीं सदी में जब हम जी रहे हैं तो मानवता की दृष्टि से किसी महिला पर इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ यदि हम भूमिका ले, क्या वो गलत है? मुझे बताइए ना, इसके बारे में कांग्रेस क्यों नहीं कहना चाहती? क्या कांग्रेस की भूमिका है और हम क्या गलत कर रहे हैं, ये तो कभी बताएं। हम उन महिलाओं की चिंता कर रहे हैं जिन्हें ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सर इसमें ऐसा है, जो जिस तरीके से अभी आप आर्गुमेंट सामने रख रहे हैं और जिस तरीके से अमित शाह जी की स्टेटमेंट आ रही हैं, आपके बाकी नेताओं की स्टेटमेंट आ रही हैं, वेरी फ्रैंकली, ये फ्रैंकली बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, ग्राउंड की जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, मेरे पास जो आ रही है, उसमें तो क्लियर कट है कि बीजेपी बड़े आराम से आएगी। मोदी जी को मिनिमम से मिनिमम हमारे मुताबिक 305 से 315 10 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो सकता है 325 भी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं, आप लोग इतने डिफेंसिव क्यों हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप अंडर प्रेशर क्यों हैं? मुझे दिखता है ऐसा कि आप अंडर प्रेशर हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, बोलिए सर। किस विषय को लेकर? सर हिंदू मुस्लिम को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की जरूरत क्या थी? ये बोलने की जरूरत क्या थी कि आपके जो मंगलसूत्र हैं वो चोरी करके लूट के ले लिए जाएंगे और वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, या घुसपैठियों को दे दिए जाएंगे, या उनको दे दिए जाएंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस निकल जाएगी। तो मेरी समझ में सर दैट शोज एज इफ यू आर अंडर प्रेशर। अब मुझे नहीं लगता कि प्रेशर होने की जरूरत है। वेरी फ्रैंकली, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। गणेश खनकर साहब। राजीव जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल ही नहीं लगता। ये जो बातें हैं, सैम पित्रोड़ा जी ने इसकी शुरुआत की थी, हमने नहीं की थी। ये बात किसने प्रारंभ की? उन्होंने प्रारंभ की। दूसरी बात, राजीव जी, क्या ये आपको पता है अब जिस तरह के चुनाव के बयानबाजी चल रही है, चुनाव में जो बातें चलती है वो आपके सामने आती होगी। सर, मैं मुंबई शहर में बैठा हूं, मुंबई शहर में, और मुंबई शहर में जिस तरह के फतवे निकल रहे हैं, जिस तरह से लोग इकट्ठा आकर ये बात कर रहे हैं, क्या आप मान सकते हैं राजीव जी, आपने मुंबई शहर में और पूरे देश में आपने सब कुछ कवर किया है। जिस समय इसके पहले आप राजीव बजाज शो करते थे, याद कीजिए उन दिनों को राजीव जी, क्या मुंबई शहर में मुस्लिम समाज ये कहे, मुस्लिम समाज, कि हम कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना को सपोर्ट करेंगे क्योंकि अब शिवसेना हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है? क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं? यानी मैं तो सुनकर हैरान हूं। जो बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे जिंदगी भर अपनी बातों पे अड़िंग रहे, अपनी बातों पे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही, मैंने खुद वो भाषण सुना है, कि मैं जिस बांद्रा में रहता हूं वहां पर पाकिस्तान के जीत पर फटाके बजते कैसे हैं, ये उन्होंने बात कही थी। कही है सर, दुरुस्त बात। अब मुझे बताइए कि उद्धव ठाकरे, देखिए कोई समर्थन उद्धव ठाकरे जी को मुस्लिम समाज न दे, मेरा ये नहीं कहना है, ये उनका भी चॉइस हो सकता है, वे भी किसी ना किसी को समर्थन दे, लेकिन पूरा के पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा और ये कहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा हम उनके साथ जाएंगे। आज उद्धव ठाकरे जी उनके खिलाफ खड़े, हम उद्धव ठाकरे जी के साथ जाएंगे। राजीव जी, मैं ये केवल बात आपसे कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं,
वोट तो छोड़ दीजिए, जो धन बल से सारी मदद की जा रही है शिवसेना और कांग्रेस वालों की, कभी ना कभी ये बातें आप भी डिस्कस करेंगे चैनल पर मेरे साथ में। जो मेरी जानकारी है और जो हमें पता है, ये जिस तरह से के फतवे निकल रहे साहब, अब मुझे ये बताइए, यदि ये करने के लिए उन्हें अधिकार है तो मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू के नाते जन्मा और मैं हिंदू के नाते मरना चाहता हूं, तो क्या यदि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं मेरे समाज के सामने, तो राजीव जी क्या मेरी गलती है? क्या मैं हिंदू जन्मा हुई है मेरी गलती है कहने के लिए? हिंदुस्तान में जहां सिंधु नदी के तट पर यह इतिहास बना और कोई एक समाज इकट्ठा आकर कहे तो आप उसको कहेंगे ये धर्मनिरपेक्ष है, और मैं कहूं तो ये मतलब ये मेरी समझ के बाहर है। मैं क्यों ना करूं बात? मैं क्यों नहीं कर सकता? इस हिंदुस्तान में नहीं करूंगा तो दुनिया में कहां जाकर बात ये करूंगा? पाकिस्तान में सर। और उद्धव ठाकरे जी, एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि कल एक काला दिन था वे शिवसेना इज कंसर्न, बिकॉज उद्धव ठाकरे जी ने जाके थप्पा मारा है पंजाब पर, और ये कभी बाला साहब ठाकरे जी के विचार, आइडियोलॉजी सपने में भी नहीं हो सकता था, जो कभी नहीं कर सकते थे। एकनाथ शिंदे जी को कहना था कि कल काला दिन था, इट वॉज अ ब्लैक डे फॉर द शिवसेना। खानकर साहब। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, थोड़ा याद करिए, ये मैंने आपसे आपके चैनल पर ही कहा था, कुछ दिनों के पहले ही कहा था कि जैसे जैसे चुनाव आएंगे, ये आज जो सारी इंडिया आघाड़ी के लोग एक दूसरों के हाथों में हाथ डालकर खड़े हैं और पूरे भारत में ये दिखाना चाहते हैं कि हम साथ में खड़े हैं, ये आप देखेंगे। देखिए ममता बनर्जी हट गई, पंजाब में, दिल्ली में आप और कांग्रेस के लोगों के एक दूसरे के झगड़े क्या थे, और आज अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस के लोगों के साथ खड़े हैं। ये चुनावी जुमला है, इससे और कुछ नहीं है। इससे इसलिए मैंने कहा इन बातों को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं, साहब सावरकर जी के विषय पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सत्ता मिलेगी न मिलेगी मुझे पता नहीं है, कल हमारी सरकार आएगी नहीं आएगी, सब गए तेल लेने। साहब सावरकर जी की जो यातनाएं हैं ना, उनके साथ में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरा जमीर नहीं मानता, नहीं मानता। उस अंग्रेजों के तट पर खड़े होकर उन्होंने जब ये गीत लिखा था, ने मजसी ने भरत मातृभूमिला सागरा प्राण तळमळला, ये जब उन्होंने कहा था तो उन दीवारों में जो उनकी यानी आत्मीयता और देशभक्ति जो गूंजी होगी ना साहब अंडमान में, और उस अंग्रेजों के तट पर उन्होंने जो बात कही थी, ये उद्धव ठाकरे जी उसे कैसे महसूस नहीं कर सकते साहब? जिस उद्धव ठाकरे जी ने अपमान की बातें सुनी राहुल गांधी के मुंह से, जब अपमान होता है ना सावरकर जी का, उनके बगल में जाकर बैठते हैं, उनके साथ राजनीतिक बात करते साहब, इससे और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये सत्ता आएगी जाएगी ये साहब, ये तो बातें अलग है, लेकिन आपकी विचारधारा से तो कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ये हम आपसे अपेक्षा नहीं रखते। 5 साल में सत्ता नहीं आएगी साहब, लेकिन आने वाले पीढ़ियों को आप क्या बताएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? कम से कम हम उसके दोषी सहभागी नहीं होना चाहते साहब, नहीं होना चाहते। तो गणेश तो खानकर जी, वो हो सकते हैं। तो गणेश खानकर जी, मोदी जी ने ये कहा, ये आखिरी सवाल है, मोदी जी ने ये कहा कि अब तक जो आपने देखा 10 साल में वो ट्रेलर है, अब 3rd टर्म में फिल्म देखेंगे। सर फिल्म में क्या है, क्या आने वाला है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आपका बलूचिस्तान कहाँ है ढूंढ लीजिए राजीव जी। चुनाव के आखिरी क्षणों में आज हम हैं, नक्शे पर कहाँ है, कल कहाँ होगा मुझे पता नहीं। और याद करिए मैंने आपके मुझे अपने दादा परदादा के घर जाने को मिलेगा कि नहीं, ये बताइए। मैंने आपसे अखंड भारत की कल्पना कही थी। और दूसरी भी बात ये कह देता हूं राजीव जी, जिस तरह से बुलेट ट्रेन का सपना ये आने वाले 2-3 सालों में साकार होगा, आपने परमिशन मुझे दी तो मुंबई से अहमदाबाद तक की बुलेट ट्रेन में हम साथ में सफर करेंगे। वंडरफुल सर, इट विल बी वंडरफुल। और नेशन नाउ का एक एपिसोड वही शूट करेंगे प्रदीप जी, आपको भी लेकर चलूंगा। सिर्फ मेरी शर्त होगी कि राहुल गांधी के सवाल मेरे से मत पूछिए। राइट, गणेश खानकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।
Very confident, Mr. Ganesh Kankar, but he's one man who's very rational. If you know, he's very, very balanced. He doesn't talk out of line. मतलब के कभी And they've worked so hard for जी. Piyush Goyal, and they're so confident of his victory. And BJP is only in Mumbai absolutely confident about one seat, and that is Piyush Goyal's. सर पीयूष गोयल को हराना बड़ा मुश्किल है. Yes. Very frankly speaking, because the entire Number one, West, Kandivali और बोरीवली it's a West का very पूरा favorable constituency. Number two, everybody was out on the roads garnering votes for Piyush Goyal.